understanding bonds. And again, today we have done something different from your perspective. आज मैं आपसे आपसे डिटेल निवेशक समझ के नहीं बात करूंगा। मैं ये बात करूंगा कि मैं ये समझता हूँ कि आप एक खुद इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर हो। तो मैं ये समझता हूँ कि आप एडवाइजर हो, और उस पर्सपेक्टिव से मैं आप तक बॉन्ड की परिभाषा पहुंचाना चाहता हूँ। मतलब ये है कि मैं बेसिक से शुरू करूंगा और बेसिक पे खत्म नहीं करूंगा। मैं बॉन्ड के टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स की गहराई तक आपको लेके जाऊंगा, और हर बार की तरह जैसा मैं करते आया हूं उसको बड़े साधारण तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आज का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टेक्निकल, एंड बट दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हर बार की तरह वापिस महाभारत की कुछ कहानियों से जोड़कर आपसे समझ लेके आ रहा हूँ। तो बॉन्ड क्या होता है? साधारण भाषा में, आप किसी को जब पैसे उधार दे रहे हो, लोन दे रहे हो, तो उसका फर्ज बनता है एक पीरियोडिक इंटरवल पे आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना। और जो जो समय तय किया गया है कि मान लीजिए आपने 3 साल के लिए ब्याज पर पैसे दिए, तो 3 साल के बाद आपके पैसे वापस लौटा, आपका प्रिंसिपल वापस लौटाना, आपको वो पैसे वापस कर, आपकी मेच्योरिटी पे पैसे वापस करना। तो बॉन्ड इज ऑल अबाउट दीज थिंग्स। इसमें जब आप कुछ पैसे किसी को दे रहे हो, दैट बिकम्स अमाउंट ऑफ लोन। उसको बॉन्ड में, सपोज आपने किसी को 1 करोड़ रुपए उधार पे दिए, तो उस 1 करोड़ को बॉन्ड की भाषा में नंबर ऑफ बॉन्ड्स में डिवाइड करेंगे। एक बॉन्ड साधारण तौर पर 1,000 रुपए का होता है। तो अकॉर्डिंगली आपने 10 लाख बॉन्ड उसको उसके उसके खरीद लिए और उसको 1 करोड़ रुपए दिया। फिर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने डिसाइड किया, सपोज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया, सो दैट इज द कूपन। 10% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने डिसाइड किया, दैट इज द कूपन। हर साल 1 जनवरी को वो आपको 10% कूपन के हिसाब से 1 करोड़ पे 10 लाख रुपए आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा। या अगर हर महीने लोगे तो मे बी 80-90 थाउजेंड हर महीने आपके अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। सो दैट इज द कूपन एंड द पीरियोडिसिटी, दैट्स इट। लेकिन बॉन्ड में एफडी के जैसे नहीं होता कि आपने पैसा दिया और एक फिक्स इंटरेस्ट मिला। बॉन्ड में कभी कभी ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हो जाते हैं। कैसा? आर्थिक मंदी आ गई, आपने किसी ट्रैवल कंपनी वाले को पैसे उधार पे दिए मान लीजिए, और आज के समय में ट्रैवल कंपनियों का धंधा बिल्कुल बंद हो चुका है। बिल्कुल बंद हो चुका है, बिकॉज Middle East is one stoppage through which maximum tourists travel from the Asian, sub-Asian part to the European part, or from Europe to the Asian subcontinent. So ये बीच का जो ब्लॉकेज है वो बंद होने की वजह से कंप्लीटली टू एन एक्सटेंट रेस्ट्रिक्टेड सिग्निफिकेंटली। आपने किसी ट्रैवल कंपनी को पैसा दिया, ऐसे इंसिडेंट हो गया, 28 फरवरी तक सब ठीक था, 1 मार्च को सब कुछ बंद। ना उस कंपनी में जो आपने पैसे दिए, अब वो कंपनी इस कैपेसिटी में नहीं है कि आपके पैसे वापस कर सके या आपको इंटरेस्ट पेमेंट कर सके। क्या ये जानबूझकर हुआ? नहीं, ये अकस्मात एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो गया, एंड इसलिए उसको एक ब्लैक स्वॉन इवेंट कहते हैं। ऐसा होने की वजह से जो कूपन आपको गारंटीड था वो नहीं मिल रहा, जो मेच्योरिटी पे आपके मूलधन आपको वापस मिलना था वो भी नहीं मिल रहा। तो बॉन्ड में इस तरीके के कुछ रिस्क होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क। इसे हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क। एक दूसरा बॉन्ड में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? इंटरेस्ट रेट रिस्क, आपने एक ट्रैवल कंपनी को 1 करोड़ रुपए 10% के ब्याज पर 3 साल के लिए दिए। 1 करोड़, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 3 साल के लिए दिए। पैसे दे दिए आपको, हर महीने 90,000 रुपए वो पेमेंट आपके अकाउंट में जमा कर रहा है, सब कुछ ठीक है, फर्स्ट क्लास है। आपने ये लोन दिया उसको, उसके 3 महीने के बाद उसी बाजार में एक दूसरा उसका कॉम्पिटिटर, लगभग उसके सेम बराबर बिजनेस साइज, सेम टीम, सेम बिजनेस, सेम सब कुछ सेम हो, एब्सोल्युटली, मान लीजिए उसका एक ट्विन ब्रदर, वो भी आपके पास आ रहा है कि मुझे भी पैसों की जरूरत है, मुझे भी 1 करोड़ रुपए चाहिए 3 साल के लिए, लेकिन
मैं आपको 10% की जगह पे 12% का ब्याज दूंगा। अब क्या हो गया, अब आपके मन में लालच आएगा कि भाई मैंने मिस्टर ए को पैसे दिए, वो मुझे 10% ही दे रहा है, लेकिन मिस्टर बी जिसका व्यापार बिल्कुल ए के मुकाबले बिल्कुल सिमिलर, एकदम आइडेंटिकल मिरर जैसा बिजनेस है, तो मैं बी को दूं, वो मुझे 2% ज्यादा देगा। ऐसा क्या बॉन्ड्स में होता है? हाँ होता है। आपने एक बॉन्ड खरीदा 10% के इंटरेस्ट वाला, और बाजार में अगले दिन इंटरेस्ट रेट चेंज हो गए, अब बाजार का इंटरेस्ट रेट 12% हो गया। तो क्या आपका वाला 10% का जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड पे आपको 10% मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। वो बॉन्ड की मेच्योरिटी पे पेमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। क्या आपके हाथ में जो बॉन्ड है 10% वाला, उसमें कुछ बदला? नहीं। लेकिन आपकी मानसिकता बदल गई। क्यों? क्योंकि बाजार में 12% का ब्याज उपलब्ध है, आपको 10% मिल रहा है। क्या अब आपके 10% का वाला बॉन्ड का पेपर को आपसे खरीदे? नहीं। इसे हम कहते हैं मार्क टू मार्केट या इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी। आपके बॉन्ड में कुछ नहीं बदला, लेकिन बाजार का भाव तेज होने की वजह से आपका बॉन्ड कम अट्रैक्टिव हो गया। इसका मतलब आपका बॉन्ड 1,000 रुपए का था, मेच्योरिटी पे 1,000 ही मिलेगा, लेकिन अगर आपको अभी उस पैसों की जरूरत है, आप इस बॉन्ड को किसी थर्ड पार्टी को बेचना चाहते हो, तो वो कहेगा कि भाई तुम्हारे बॉन्ड में तो 10% ब्याज फिक्स्ड है, बाजार में 12 मिल रहा है, तो मैं तुम्हारे बॉन्ड के 1,000 रुपए की जगह पे 980 रुपए दूंगा। इसको कहते हैं मार्क टू मार्केट लॉस। ये मार्क टू मार्केट लॉस आपको तभी होगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो स्टेटमेंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अभी, दिस इज द की डिफरेंस इन अ बॉन्ड। इस समय अगर आप उस बॉन्ड को रखते हो तो कोई नुकसान नहीं है, 10% मिलेंगे, मेच्योरिटी पे पैसे वापस मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसको बेचना चाहते हो तो 1,000 रुपए का बॉन्ड आपका 980 में बिकेगा। ये 20 रुपए का लॉस नोशनल लॉस है। जब तक आप बेचोगे नहीं, तब तक नहीं होगा। जैसे इक्विटी मार्केट में आज आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में है, तो आप समझते हो कि ये नीचे गया, ऊपर भी आएगा। तो वैसे ही बॉन्ड के केस में जो मार्क टू मार्केट लॉस होता है इंटरेस्ट रेट के चेंज होने की वजह से, दैट इज नोशनल। वो नीचे भी जाएगा, ऊपर भी आएगा। ब्लैक स्वॉन इवेंट्स या क्रेडिट इवेंट्स या इकोनॉमिक इवेंट्स की वजह से वो चेंज हो सकते हैं। सो उसके उससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बॉन्ड में डरने की जरूरत है क्रेडिट रिस्क से। क्रेडिट रिस्क से डरने की आवश्यकता है। तो भारतीय बॉन्ड बाजार कितना बड़ा है, पहले ये समझते हैं। आज के दिन टोटल भारतीय बॉन्ड बाजार, टोटल जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और प्राइवेट बॉन्ड्स दोनों को अगर मिलाएंगे, तो करीब 230 2.3 लाख करोड़ का बाजार है। बॉन्ड बाजार करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास का है। इक्विटी का जो टोटल बाजार है वो करीब 4.5 लाख करोड़ का है। तो इक्विटी के मुकाबले बॉन्ड का बाजार आधा है। इक्विटी के मुकाबले बॉन्ड का बाजार आधा है। लेकिन लेकिन विडंबना ये नहीं है, विडंबना ये है, इक्विटी के 4.5 लाख करोड़ के बाजार में करीब 1 लाख करोड़ की ट्रेडिंग हर रोज होती है। मतलब लगभग 25% शेयर्स हर रोज हाथ बदलते हैं। बॉन्ड में 2.5 लाख करोड़ के मार्केट में सिर्फ 5 से 6 हजार करोड़ की ट्रेडिंग हर रोज होती है। तो मार्केट बड़ा है, लेकिन ट्रेडिंग बहुत कम होती है। क्यों? बॉन्ड के बाजार को समझने के लिए बॉन्ड के बाजार के प्लेयर्स को समझना जरूरी है। बॉन्ड के बाजार में सबसे ज्यादा बॉन्ड इशू कौन कर रहा है? केंद्रीय सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। पब्लिक सेक्टर में भी कौन सी कंपनियां जिन्हें बहुत पैसों की जरूरत है? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। और सो जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं वो लगभग 70 से 80% बाजार का हिस्सा रखती है। इस इन बॉन्ड्स में निवेश करने वाले कौन है? ज्यादातर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ट्रस्ट। तो ये एक होलसेल मार्केट है। इस मार्केट के बड़े सप्लायर्स गवर्नमेंट है। इस मार्केट के बड़े बायर्स इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स हैं। तो आप जब बॉन्ड मार्केट में घुसने जा रहे हो, तो आप एक होलसेल मंडी में घुसने जा रहे हो। दिल्ली में यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी होलसेल मंडी है सब्जियों की, राइट? अब उस होलसेल मंडी में जब मैं 2 किलो आलू लेने के लिए जाऊंगा, तो क्या मुझे आलू होलसेल के भाव पे मिलेगा?
नहीं। क्या मुझे वहां पे जो 2 किलो आलू या 5 किलो आलू लेने जाऊंगा तो मुझे वही क्वालिटी मिलेगी जो मेरे घर के बाहर एक एक रेडी वाला आकर के आलू छांट के मुझे या सफाई करके दे रहा है, मुझे वो सेम क्वालिटी वहां मिलेगी? नहीं मिलेगी। सो बड़ी मंडी में जब आप जाते हो रिटेल निवेशक में, बड़ी मंडी में रिटेल निवेशक की ताकत कम होती है, तो आप अपने हिसाब से चूज नहीं कर सकोगे और आप अपने हिसाब से भी दाम पे खरीद नहीं सकोगे। आइए इसको आगे और डिटेल में समझेंगे एक एक स्टेप के साथ में। तो आइए बॉन्ड में हमने अब तक ये देखा कूपन रेट क्या होता है। जब भी कोई बॉन्ड इशू होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें कागज पे मेंशन होता है, 8%, 9%, 10%। जितने दिनों तक ये बॉन्ड जिंदा रहेगा ये कूपन रेट कभी नहीं बदलेगा, ये कूपन रेट कभी नहीं बदलेगा। मैच्योरिटी, बॉन्ड इशू करने से पहले उसकी मैच्योरिटी डिजाइन होती है कि ये बॉन्ड 3 साल का है या 5 साल का है या 10 साल का है या 20 साल का है या 30 साल का है। जी हाँ, 40 साल के बॉन्ड्स भी आते हैं। 40 साल छोड़िए, आपको शायद अभी आपने न्यूज में सुना होगा गूगल ने 100 साल के बॉन्ड्स इशू किए हैं, 100 ईयर बॉन्ड। यस, एक प्राइवेट एंटिटी ने 100 साल का बॉन्ड इशू किया है। यस, दैट्स द फैक्ट। इसका मतलब कि ये कंपनी 100 साल तक रहने वाली है। जो उस पे निवेश कर रहा है वो ये सोच के निवेश कर रहा है कि ये कंपनी आज भी थी, कल भी है और 100 साल के बाद भी रहेगी। सो बॉन्ड गिव्स यू अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि अगर किसी के 100 साल के बॉन्ड में डिमांड है, मतलब लोग ये समझ रहे हैं ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, रहने वाली है। अब राइट साइड में आता है यील्ड एंड ड्यूरेशन। बॉन्ड की यील्ड एंड बॉन्ड का ड्यूरेशन बदलते रहता है। कैसे यील्ड और ड्यूरेशन कैसे बदलता है? आइए, ड्यूरेशन कैसे बदलता है ये तो मैं आपको 1 मिनट में समझा सकता हूँ। आज बॉन्ड इश्यू हुआ 10 साल का, तो आज उसकी मैच्योरिटी क्या है? 10 साल। 1 साल बीत गया तो अब कितनी मैच्योरिटी बची? 9 साल। 9 साल बीत गए तो कितनी मैच्योरिटी बची? 1 साल। तो मैच्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। Maturity of a bond is constantly changing and maturity have a bigger impact on the price. आप किसी प्राइवेट कंपनी में पैसा लगा रहे हो और प्राइवेट कंपनी का बॉन्ड अगर 3 महीने का है या 30 साल का है, 3 महीने का बॉन्ड और 30 साल का बॉन्ड, आप कौन सा बॉन्ड लेना चाहोगे? 3 महीने वाला, क्योंकि 3 महीने में डिफॉल्ट करने के चांसेस कम होंगे। सो द शॉर्टर इज द मेच्योरिटी, द हायर इज द चांसेस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट बॉन्ड। सो ड्यूरेशन इज इंपॉर्टेंट। आइए समझते हैं यील्ड। बॉन्ड की यील्ड कैसे कैलकुलेट की जाती है? इसका टेक्निकल फॉर्मूला है कूपन प्लस वैल्यू माइनस प्राइस डिवाइड बाई एन, लेकिन इसको साधारण तरीके से समझते हैं। क्या होता है? आपने 10% का बॉन्ड लिया, जो अभी मैंने आपको समझाया था, 10% का बॉन्ड खरीदा, मार्केट में अगले दिन इंटरेस्ट रेट ऊपर चले गए, मार्केट में अगले दिन इंटरेस्ट रेट 12% हो गए। अब आपके मन में लालच आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? क्या आपके हाथ में जो 10% का बॉन्ड है, क्या आप इसे बेच सकते हो? नहीं, कोई लेने को तैयार नहीं है। अगर बेचोगे तो 1000 रुपए का बॉन्ड 980 में बिकेगा, आपको नुकसान होगा, आपको 20 रुपए का नुकसान होगा। 1000 रुपए पे हर साल कूपन कितना आएगा? 100 रुपया। इमीडिएटली बेचने की वजह से 20 रुपए का नुकसान हो गया। तो क्या हुआ? क्या आपके बॉन्ड में कुछ चेंज हुआ? नहीं, लेकिन बाजार के इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से आपके बॉन्ड का प्राइस चेंज हो गया। प्राइस चेंज होने की वजह से आपके बॉन्ड की यील्ड भी चेंज हो गई। अच्छा, एक और चीज इसी के साथ साथ आपको समझा देता हूँ। अगर आपके बॉन्ड में 3 महीने बाकी है, 3 महीने बाद आपका बॉन्ड मैच्योर होने वाला है, दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसा बॉन्ड है 8% का जो 30 साल के बाद मैच्योर होगा। कितने साल के बाद? 30 साल के बाद। अब आप मुझे बताएं, कोई भी अपना माइक्रोफोन ओपन करके मुझे बताएं कि अगर बाजार के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो कौन से बॉन्ड को ज्यादा नुकसान होगा? 3 महीने वाले को या 30 साल वाले को? आपने बॉन्ड खरीदा 8% का, दो बॉन्ड खरीदे, एक 3 महीने का, एक 30 साल का। बाजार आपके खरीदने के बाद बाजार के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कौन से बॉन्ड में ज्यादा नुकसान होगा? 3 महीने वाले में या 30 साल वाले में? जाहिर सी बात है 30 साल वाले में। क्यों? क्योंकि 3 महीने वाला तो 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाएगा, आप उसको पैसे को री इन्वेस्ट कर सकते हो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। लेकिन 30 साल वाला आपको 30 साल तक 8% का ही इंटरेस्ट देगा, जबकि बाजार में क्या ब्याज चल रहा है? 12% का। तो अगले 30 साल तक आपको 2% का नुकसान सामने नजर आ रहा है।
जब आप उस बॉन्ड को बेचने जाओगे तो आप उस 2% के 30 साल के नुकसान की फेयर वैल्यू आज निकालोगे, जिसको हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और उसको डिस्काउंट करके फिर बेचोगे। सो जितना लंबा बॉन्ड उतनी ज्यादा उसकी सेंसिटिविटी। इसी को हम कहते हैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन, इसी को हम कहते हैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन। A percentage change in market interest rate defined as a percentage change in the price of your bond is duration। बाजार के 1% इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से आपके बॉन्ड का प्राइस कितना प्रतिशत बदलता है, ये डिफाइन करता है आपके बॉन्ड की ड्यूरेशन। जितना लंबा आपका बॉन्ड उतनी ज्यादा उसकी सेंसिटिविटी। आप यहाँ पर ड्यूरेशन या मॉडिफाइड ड्यूरेशन को इक्विटी में बीटा के साथ कंपेयर कर सकते हो। हाई बीटा स्टॉक मतलब ज्यादा वोलाटाइल, लो बीटा मतलब कम वोलाटाइल। सिमिलरली हाई ड्यूरेशन वाले बॉन्ड मतलब ज्यादा वोलाटाइल, कम ड्यूरेशन वाले बॉन्ड मतलब कम वोलेटिलिटी। यहाँ पर ड्यूरेशन और वोलेटिलिटी में आपको अगर आपको लगे कि बहुत आसान है, आप समझ गए हो, नहीं। ड्यूरेशन और वोलेटिलिटी के साथ में बॉन्ड कौन सी कंपनी का है, कौन से सेक्टर का है, कौन सी कैटेगरी का है, बिजनेस मॉडल क्या है, इकोनॉमी क्या है, वो सब चीजें देखी जाएगी, राइट। 30 साल के 2 बॉन्ड है, 30 साल के 2 बॉन्ड है। पहला बॉन्ड भारत सरकार का, दूसरा बॉन्ड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। इमीडिएटली आप समझ गए कौन सा बॉन्ड ज्यादा सेंसिटिव होगा, सा बॉन्ड। सो यहाँ पर दोनों बॉन्ड की मेच्योरिटी सेम थी, कूपन सेम था, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी होने से उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, राइट। इसी तरीके से एक एक फैक्टर आप चेंज करते जाओगे, बॉन्ड में एक एक डायनामिक्स चेंज होते जाएंगे। ये आपके समझने के लिए है, इसमें आपको उलझने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूं, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आज का जो सेशन आप लोगों के साथ कर रहा हूं एक आईएफए फाइनेंशियल एडवाइजर के पर्सपेक्टिव से कर रहा हूं, ताकि मैं आपको एक हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बॉन्ड मार्केट की दे सकूं। एब्जॉर्ब करना नहीं करना इज कम्प्लीटली ऑन योर चॉइस, डोंट वरी। सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। अगर कुछ चीजें फास्ट हो रही है, अभी समझ में नहीं आ रही, आप रिकॉर्डिंग देख करके भी वापस समझने की कोशिश कर सकते हो। और ये जो चीट शीट बनी है, ये चीट शीट भी आप सबको सेशन के बाद ईमेल पे पहुंचा दी जाएगी, सो यू कैन कोरिलेट व्हाट वी आर टॉकिंग। सो कमिंग बैक, वी अंडरस्टूड बाजार में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से आपके बॉन्ड में नुकसान होता है। सो बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट और प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इंटरेस्ट रेट बढ़े तो नुकसान होगा, इंटरेस्ट रेट घटे तो फायदा होगा। यू अंडरस्टूड दिस, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि बॉन्ड में रेटिंग क्या होती है, रेटिंग कौन करता है। आपने नाम सुना होगा, क्रिसिल, इकरा, केयर, इंडिया रेटिंग्स, ब्रिकवर्ड। भारत में भी ये 5 रेटिंग एजेंसीज है। हर बॉन्ड की मिनिमम 2 रेटिंग होती है। क्या होती है, मैं आपको महाभारत के पात्रों के उपलक्ष्य में रेटिंग समझाता हूँ। तो महाभारत में लेट्स से विल टॉक अबाउट कृष्णा एज द एपिटोम। सबसे ऊपर कृष्ण है। कृष्ण यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी को या कृष्ण को कोई रेटिंग दे सकता है? नहीं। तो कोई भी रेटिंग एजेंसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रेटिंग नहीं दे सकती। तो उसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की रेटिंग होती है सॉवरेन, SOV, सॉवरेन। तो मुझे माना जाता है कि अगर भारत सरकार ने ही डिफॉल्ट कर दिया तो ही वो पैसे डूबेंगे। अदरवाइज रेटिंग स्केल पर सॉवरेन रेटिंग इज द हाईएस्ट सेफ्टी, हाईएस्ट सेफ्टी। सो सॉवरेन इज इक्वल टू कृष्णा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या आते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में सिर्फ 2 आते हैं, वो वाले बॉन्ड्स जो केंद्रीय सरकार या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स इशू करती है, उन्हें ही हम सॉवरेन बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाली कैटेगरी में काउंट करते हैं, जो FRBM रूल्स के तहत काउंट होते हैं। तो जब आप पढ़ते हो GSET, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, SDL दैट इज स्टेट डेवलपमेंट लोन, तो ये सब हाईएस्ट रेटिंग कैटेगरी या हाईएस्ट सेफ कैटेगरी में आते हैं, राइट। नाउ उसके बाद क्या आता है? सबसे ऊपर कृष्ण। कृष्ण के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? कृष्ण के बाद आ गया भीष्म पितामह, गंगा पुत्र, ये भी यशु थे। तो इसमें आएंगे ऐसी कंपनियां, ऐसी सरकारी कंपनियां जिनके बॉन्ड्स पर सरकार ने स्वयं गारंटी दी है। कैसा, ऐसा कोई बॉन्ड है? हाँ है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का बॉन्ड है, जिसपे केंद्र सरकार की गारंटी है कि अगर कुछ डिफॉल्ट हुआ तो केंद्र सरकार पैसे भरेगी। अनडिस्प्यूटेड गारंटी है, उसको कहते हैं।
सो सबसे ऊपर कृष्ण मतलब सॉवरेन सरकारी बॉन्ड, उसके नीचे विश्व पितामह यानी केंद्र सरकार के गारंटी बॉन्ड्स। इनमें अनकंडीशनल इररिवोकेबल गारंटी होती है, अनकंडीशनल इररिवोकेबल गारंटी होती है। तीसरा, सबसे ऊपर कृष्ण, उसके बाद भीष्म पितामह यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा अनकंडीशनली इररिवोकेबली गारंटीड बॉन्ड्स। तीसरी कैटेगरी में आते हैं सरकारी उपक्रम। सरकारी उपक्रम मतलब नवरत्ना, महारत्ना, मिनी रत्ना, गवर्नमेंट कंपनीज जिसमें सरकार का 51% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। तो जब हमने देखा आईडीबीआई बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत 40% से ज्यादा हो गए थे, तो क्या आईडीबीआई बैंक ने अपने फिक्स डिपॉजिट के इन्वेस्टर्स को, बॉन्ड के इन्वेस्टर्स को डिफॉल्ट कर दिया? नहीं। भारत सरकार ने अपने दूसरे उपक्रम एलआईसी से कहा कि आप इसे बेल आउट करो, और आईडीबीआई बैंक डिफॉल्ट नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ यस बैंक में भी इश्यूज थे, लेकिन यस बैंक के 81 बॉन्ड्स में डिफॉल्ट हुआ। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट एंटिटी थी। आईएलएनएफएस के बॉन्ड्स में डिफॉल्ट हुआ। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट एंटिटी थी। सीजी पावर के बॉन्ड्स में डिफॉल्ट हुआ। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट एंटिटी थी। सो प्राइवेट एंटिटी और पीएस एंटिटी में ये फर्क है। सो तीसरी कैटेगरी में आ गए पांडव, यानी कि सरकारी उपक्रम के बॉन्ड्स विच आर इन अ वे विच आर नॉट डायरेक्टली इन अ वे गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि वो बॉन्ड में 51% ओनरशिप इज ऑफ द सेंट्रल बैंक। सो सबसे ऊपर सोवेरियन कृष्ण यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसके बाद भीष्म पितामह यानी कि गवर्नमेंट के गारंटीड बॉन्ड्स जैसे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तीसरा पांडव, 5 पांडव यानी कि वो नवरत्ना, मिलरत्ना, महारत्ना, पीएसयू कंपनीज के बॉन्ड्स जो इन अ वे 51% ओनरशिप जिनकी गवर्नमेंट के द्वारा है। इसके नीचे आते हैं प्राइवेट सेक्टर के बॉन्ड्स। प्राइवेट सेक्टर में फिर जब आप कुंडा खोलोगे तो सब कुछ ही मूव करेगा, राइट। प्राइवेट सेक्टर में तो फिर कोई लिमिट नहीं है उस केस में। प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी बैंक भी आएगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी आएगा, और अनलिस्टेड एंटिटीज भी आएगी। तो उसके लिए रेटिंग स्केल बहुत मायने रखता है। तो प्राइवेट सेक्टर में जब आप जाते हो तो आप ट्रिपल ए से शुरू करते हो, ट्रिपल ए, फिर डबल ए प्लस, फिर डबल ए माइनस, फिर ए प्लस, ए माइनस, फिर ट्रिपल बी, फिर ट्रिपल बी एंड बीरो। ट्रिपल बी के रेटिंग को हम लोग इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग बोलते हैं, लेकिन रिटेल निवेशकों के लिए हम कभी भी डबल ए प्लस से नीचे जाने की हिदायत नहीं देते। रिटेल निवेशकों को हम कभी भी हिदायत नहीं देते कि आप डबल ए प्लस से नीचे जाओ, क्योंकि जब आप बॉन्ड खरीद रहे हो तो सिनेरियोज अनसर्टेन है। जैसा अभी हो रहा है, 28 फरवरी के बाद अचानक $60 वाला क्रूड $125 पे आ गया है, प्लस देर आर हैंडलिंग चार्जेस विच आर बीइंग पेड। सो डोमेस्टिक क्रूड विच एक्चुअली लैंड्स ऑन आवर सॉइल इज गॉन अप बाय मोर देन 2 times। क्या इसका इम्पैक्ट होगा? इसका इम्पैक्ट आप अपने रोजमर्रा की लाइफ में हर दिन देख रहे हो। चिप्स के पैकेट महंगे हो गए, ब्रेड महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन। आपका डीजल महंगा हो गया, आपका घर पे आने वाली गैस महंगी हो गई। इलेक्ट्रिसिटी अभी तक महंगी इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम लोग अभी तक ज्यादातर कोल फायर्ड डिपेंडेंट है, तो उसमें अभी तक हमें फर्क नहीं पड़ा। बट उसके अलावा आपके घर पर आने वाले हर सामान महंगे हो। इसका मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेशन जो 2% था, अब 4 या 5% हो गया। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो अब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंटरेस्ट रेट कम कर रही थी, क्या और कम करेगी? नहीं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है। क्या उन्होंने बढ़ाने शुरू कर दिए? क्या उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू कर दिए? अभी तक बढ़ाने शुरू नहीं किए, लेकिन बढ़ा सकती है, राइट। सो वी हैव टू वेरी केयरफुल ऑफ दिस। There is some security alert. Is there on your phone also? इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी अलर्ट, क्या आप सबको भी आ रहा है ऐसा कुछ? एनीवेज, लेट्स कम बैक टू दिस। सो दिस इज द सेफ्टी मैट्रिक्स इन दिस केस। सबसे ऊपर सोवेरियन, फिर ट्रिपल ए, फिर डबल ए प्लस माइनस, फिर बी सी डी। आइए आप समझते हैं बॉन्ड मार्केट के इश्यूअर्स का यूनिवर्स। बॉन्ड मार्केट में ज्यादातर पैसा किसे जरूरत होगी? जिनका बड़ा व्यापार है, जिन्हें ज्यादा पैसों की जरूरत है।
ऐसी कंपनियां कौन सी होंगी? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, जिन्हें बहुत पैसा चाहिए। एक रोड बनाना है, एक ब्रिज बनाना है, एक हाईवे बनाना है, एक एयरपोर्ट बनाना है, बहुत सारे पैसे चाहिए। ट्रांसमिशन लाइंस बिछानी है, पावर हर गांव तक पावर सप्लाई करना है, इनमें बहुत पैसा चाहिए। क्या ऐसा इक्विटी से आ सकता है? तो ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां बाजार में, पावर सेक्टर कंपनियां बाजार से पैसे उठाते हैं। इसीलिए आप देखोगे बॉन्ड मार्केट के सबसे बड़े इश्यूज हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद सबसे बड़ा इश्यूज है दीज एनएचआई, हडको, आरईसी, पीएफसी, आईआरएफसी। उसके बाद यह इश्यूज है बैंक्स, बैंक या बैंकिंग कंपनीज, एनबीएफसी, जो आपसे पैसा बोरो करती हैं और फिर रिटेल इन्वेस्टर्स को लेंड करती है। सो दिस इज द यूनिवर्स ऑफ बॉन्ड मार्केट। रिटेल निवेशकों के लिए एक अभी चेंज आया है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करना चाहते हो, सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म है। क्या है वो प्लेटफॉर्म? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म। आप अपने जस्ट अ मोमेंट। ओके, ये है आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म। आप इस पे जाकर के ओपन आरबीआई रिटेल डायरेक्ट अकाउंट खोल सकते हो। और अगर आपको बॉन्ड मार्केट की समझ है तो आप स्वयं सरकारी कैटेगरी में यहाँ से डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। कैसे बॉन्ड्स होते हैं आइए दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये कुछ टेन्योर वाइज यील्ड्स है यहाँ पे। तो ये क्या बता रहा है कि 91 डे की गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको मिल रही है 0.2% के इंटरेस्ट पर, और 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिल रही है 7.72% के इंटरेस्ट पर। तो दिस इज एन इंडिकेटिव प्राइसिंग, दिस इज जस्ट एन इंडिकेटिव प्राइसिंग। कहाँ पे आ रही है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पे, राइट। सो इस तरीके से यू कैन अंडरस्टैंड द बॉन्ड मार्केट एंड देन start exploring this. But again, this platform is not absolutely fungible. जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जितना सुंदर दिख रहा है, एक्चुअल वर्किंग इज नॉट दैट। अगेन क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट में बड़े प्लेयर्स आर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, प्राइसिंग विल बी अ बिग इश्यू। बॉन्ड में कमीशन का इश्यू नहीं होता, बॉन्ड में प्राइसिंग का इश्यू होता है। प्राइसिंग मतलब 1,000 रुपए का बॉन्ड जो बाजार में 1,000 का मिलना चाहिए, क्योंकि आप रिटेल निवेशक हो, तो वो 1,000 रुपए का बॉन्ड आपको 1,000 की जगह 1,100 का मिलेगा। आपकी यील्ड कम हो गई, आपकी यील्ड कम हो गई। सो और वही बॉन्ड अगर आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए खरीदते हो तो आपकी यील्ड सेम रहेगी, बिकॉज दैट म्यूचुअल फंड हैज अ बाइंग पावर। हम और आप जैसे करोड़ों निवेशक म्यूचुअल फंड्स को पैसा दे रहे हैं, and they are buying the same government security from the same platform, but they have a buying power, they have a buying power. So this is very important. So ये एक प्लेटफॉर्म है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। आप एक बार एक्सप्लोर जरूर करें और देखें कि क्या आप यहाँ पे एक्सेस कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। हमने ट्राई किया, वी आर नॉट एबल टू परचेज अ सिक्योरिटी, बट देयर दैट्स नॉट लिमिटेड कि भाई हम नहीं कर पाए तो आप भी नहीं कर पाओगे। कमिंग बैक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अलावा आप सेबी रजिस्टर्ड ऑनलाइन बॉन्ड बाइंग प्लेटफॉर्म के जरिए भी बॉन्ड्स खरीद सकते हो। तो सेबी की वेबसाइट पे एक लिस्ट है इस तरीके से, और आप ये लिस्ट यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। ये वो लिस्ट ऑफ ऑनलाइन ब्लैंड बॉन्ड बाइंग बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए आप बाजार में बॉन्ड खरीद सकते हो। तो आइए वो लिस्ट देखते हैं। सेबी ने जारी की है ये लिस्ट, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे ये सारे बॉन्ड के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके नाम है बॉन्ड बाजार, 4 डिग्री वाटर, गोल्डन पाई, ग्रिप इन्वेस्ट, आईसीआई सिक्योरिटीज, इंडिया बॉन्ड प्राइवेट लिमिटेड, जिराफ, जेएम, लॉन्च पैड, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टेबल ब्रोकिंग, ट्रस्ट सिक्योरिटीज, ऐसे करके टोटल 31 ऐसे डीलर्स हैं जिनके जरिए आप बॉन्ड्स खरीद सकते हो। ये ऑनलाइन बॉन्ड परचेज प्लेटफॉर्म के ऑथोराइज डीलर्स हैं जो सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगर आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से बॉन्ड खरीद रहे हो जिसका नाम यहाँ पर नहीं है, इट्स अ रेड फ्लैग, इट्स अ रेड फ्लैग। ये वेबसाइट तक आप पहुंचोगे, ये इस प्रेजेंटेशन में यहाँ पे लिंक दिया गया है। जो भी अपडेटेड लेटेस्ट बॉन्ड प्रोवाइडर्स होंगे ओबीपीपी में, वो लिस्ट आपको यहाँ पर लेटेस्ट मिल जाएगी। इन ओबीपी प्लेटफॉर्म्स का काम क्या है? छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़कर पहुंचाना। जब बड़ा
होलसेल मार्केट की चीजों को तोड़कर रिटेल मार्केट में लेके आ जाता है। तो आप और मैं दोनों समझते हैं देयर इज ओनली वन डिफरेंस विच इज, क्योंकि बॉन्ड इशू हो चुका है, बॉन्ड का कूपन, बॉन्ड की मेच्योरिटी, बॉन्ड की रेटिंग चेंज नहीं होगी। ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू चेंज इज प्राइस। So bond market is a wholesale market. When you're buying from any platform, you have to be very cautious about the price. अब आपके लिए ये प्रॉब्लम है कि आप प्राइस कैसे ट्रैक करोगे। मैंने आपको बताया इंडिया बॉन्ड इन्फो, इंडिया बॉन्ड इन्फो एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप जाकर के, ये इंडिया बॉन्ड इन्फो की वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस वेबसाइट पे करके आप किसी भी बॉन्ड का आईएसआईएन डाल सकते हो, और आईएसआईएन डालते ही यू कैन ट्रैक कि इस बॉन्ड की इशू कब हुई थी, क्या रेटिंग थी, क्या फाइनेंशियल्स है, कौन सी कंपनियां वगैरह वगैरह। एवरीथिंग विल बी पब्लिश्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। तो इस पे आप कोई भी बॉन्ड आईएसआईएन डालिए, आपको बॉन्ड की पूरी डिटेल्स आ जाएगी, राइट। लेकिन प्राइस कैसे ट्रैक करोगे? उसी आईएसएन को वापस कॉपी करके आप एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाकर के पेस्ट करें। उस बॉन्ड में अगर कोई भी रिसेंट ट्रेडिंग हुई है तो वो ट्रेडिंग आपको एनएससी की वेबसाइट पे दिखेगी। अगर सपोज लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंटली सम ऑफ द रिसेंटली ट्रेडेड बॉन्ड्स। तो ये एक अन्नापुरम फाइनेंस का बॉन्ड है, आई डोंट थिंक इनक्रेड का बॉन्ड ले लेते हैं। ये एक बॉन्ड है, ये मैं कॉपी करता हूँ आईएसएन, यहाँ पेस्ट किया, सर्च। अभी इस बॉन्ड की डिटेल्स आ जाएगी। साथ साथ में मैं एनएससी की वेबसाइट पे जाकर के इस बॉन्ड को सर्च करके देखता हूँ कि क्या इसमें कोई ट्रेडिंग हुई है। सो एनएससी की वेबसाइट पे यू कैन सर्च हियर। मैं यहाँ पे वापस से वही आईएसएन डालता हूँ, एंड देन लेट मी सर्च। दिस इज डेट एंड अदर्स, नो रिकॉर्ड। तो इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं दिखा रहा है अभी। अब जैसे मैंने इंडिया बॉन्ड इन्फो पे चेक किया, एनएसडीएल की वेबसाइट है, तो ये इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज का बॉन्ड है। इश्यूअर का पुराना नाम क्या था वो आ गया, उसका सेक्टर, उसके मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर, उसकी इंडस्ट्री, उसकी कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसकी लीगल आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके डिटेल्स ऑफ ग्रुप कंपनीज, सारी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। इंस्ट्रूमेंट की डिटेल्स, उसके बाद कूपन की डिटेल्स, लिक्विडिटी की डिटेल्स, रिडेम्पशन कब इसका पैसा मैच्योर होने वाला है, एवरीथिंग विच यू वांट टू नो अबाउट दैट बॉन्ड इज पब्लिश्ड ऑन दिस वेबसाइट। हर बॉन्ड का आईएसआईएन होना जरूरी है, और उस आईएसआईएन को सर्च करने का एक ही पेज है, इंडिया बॉन्ड इन्फो। यहाँ पर आप चेक करके उस बॉन्ड के बारे में सब कुछ चेक कर सको। उसकी फेस वैल्यू क्या है, कब इशू हुआ था, और अगर मुझे नहीं पता कि यहाँ पे लेटेस्ट ट्रेडिंग डिटेल्स भी होती है या नहीं, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेडिंग तो आपको एनएससी या बीएससी की वेबसाइट पे ही इसके बारे में मिलेगी। सो यू कैन थ्रू एनएससी और बीएससी वेबसाइट एंड चेक अबाउट द लेटेस्ट ट्रेडिंग्स। इवन बेटर व्हाट यू कैन डू, आजकल हम क्लॉड यूज कर रहे हैं, तो यू कैन गो टू क्लॉड एंड चेक। मैंने यहाँ पे डाला ये आईएसएन नंबर एंड मैं क्लॉड को कमांड दे रहा हूँ, आई वांट टू द लेटेस्ट price of this bond. So maybe AI can help you in identifying the latest price. जब तक AI सर्च करता है तब तक हम आगे बढ़ते हैं। इश्यूअर क्वालिटी एंड फिट एंड लिक्विडिटी। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि बॉन्ड में क्या क्या रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, और उन रेड फ्लैग्स को काउंटर करने के लिए एक रिटेल निवेशक के पास सबसे बड़ा जो टूल है वो है फिट एंड लिक्विडिटी। अगर आपको पैसे निवेश कर रहे हैं 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो आप ऐसे बॉन्ड में निवेश करें जो 3 साल से पहले मैच्योर होने वाला है। ऐसा करने से उस बॉन्ड में मार्केट वोलेटिलिटी का आपके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि नाउ यू आर एचटीएम इन्वेस्टर, होल्ड टिल मैच्योरिटी इन्वेस्टर। दूसरा, अगर आपको ये नहीं पता कि आप उस बॉन्ड में कब तक निवेश करके रखने वाले हो, तो देन यू ब्रेक इट। बॉन्ड में एक कॉन्सेप्ट होता है लैडरिंग का कॉन्सेप्ट। लैडरिंग कॉन्सेप्ट मतलब अगर आपको 1 करोड़ रुपए निवेश करने हैं तो 10-10 लाख रुपए करके अलग अलग मैच्योरिटी के बॉन्ड्स लें। एक 1 साल का, एक 1.25 साल का, एक 1.5 साल का, एक 2 साल का, एक 3 साल का। तो अलग अलग मैच्योरिटी के बॉन्ड्स लेने की वजह से आपके बॉन्ड्स हर फ्रीक्वेंसी पे मैच्योर होते रहेंगे, आपको लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा। सो दिस इज हाउ लैंडिंग। आप लोग ज्यादातर फिक्स डिपॉजिट्स में भी ऐसा करते हो, वेयर इफ यू बाय अ फिक्स डिपॉजिट यू टेक फिक्स डिपॉजिट ऑफ डिफरेंट टेन्योर्स सो दैट यू डोंट हैव टू ब्रेक योर एफडी
इंटरमिटेंटली। इश्यूअर क्वालिटी बॉन्ड के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिंग इज नॉट द ओनली गाइड। मैं आपको बताऊं, IL&FS डिफॉल्ट होने से पहले दिन उसकी रेटिंग AA थी। तो रेटिंग मैट्रिक्स में सबसे ऊपर सोवेरियन, फिर AAA, फिर AA+, फिर AA। सो रेटिंग मैट्रिक्स के हिसाब से अगर आप जाओगे और सोवेरियन को काउंट नहीं करते हो तो IL&FS की रेटिंग ऊपर से थर्ड नंबर पे थी। इट वॉज द टॉप 3 इन टर्म्स ऑफ रेटिंग। अगले दिन डिफॉल्ट हो गया एंड इट वॉज अ बिग बिग डिफॉल्ट। सो रेटिंग इज नॉट द ओनली पैरामीटर। प्लेटफॉर्म्स लाइक NSDL एंड ऑल। सो ये देखिए हम सर्च कर रहे थे, यहाँ पर आ गया। विल गो बैक टू NSDL फर्स्ट। प्लेटफॉर्म्स लाइक NSDL प्लीज डिटेल की उस कंपनी का क्या फाइनेंशियल्स हैं वगैरह वगैरह। इसके साथ आप कंबाइन करोगे अगर कुछ अदर वेबसाइट्स जैसे कि मार्केट मोजो करके एक वेबसाइट है, आई टेल यू, मार्केट मोजो। ओके, सो मार्केट मोजो पे आप इस कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हैं। तो हम अभी बॉन्ड्स देख रहे थे कौन सी कंपनी का, इनक्रेड फाइनेंशियल्स के। यहाँ पे जाकर के मार्केट मोजो में देयर इज अ स्मॉल सब्सक्रिप्शन, मे बी सम अ फ्यू थाउजेंड रुपीज। यहाँ पे जाकर के आप इनक्रेड फाइनेंशियल, तो इनक्रेड की कंपनी की डिटेल्ड एनालिसिस विथ रेफरेंस टू इट्स पीयर्स। सिर्फ उस कंपनी की एनालिसिस नहीं, क्योंकि जब हम किसी को मेजर करते हैं तो मापदंड होने चाहिए। आपका ब्लड प्रेशर 120 है, उसका क्या मतलब? आपको नहीं पता कि 80 नीचे होता है, 120 ऊपर होता है, तो खाली 120 एज ए नंबर का कोई मतलब नहीं रहता। सो ये एक मापदंड आपको बताएगा। आप यहाँ पे इनक्रेड डालते हो तो ये आप इनक्रेड इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज के लेटेस्ट फाइनेंशियल्स जो है उनको आप इवेल्युएट कर सकते हो विजा विजिट्स पीयर्स, राइट। लेट मी ट्राई टू टाइप इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज। It is taking some time. So while it's taking time, we'll go back to the Claude where we searched on the latest trading price. Okay. So इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि यह जो था वो इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज का था और लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस ये चेक नहीं कर पाया है। कूपन इसने आइडेंटिफाई कर लिया। सो अब मैं इसको सेकंड कमांड दे सकता हूँ, प्लीज चेक फॉर लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस ऑन BSE oblique any platform across the past year। तो जब तक ये सर्च करता है तब तक हम वापस आगे चलते हैं। सो दिस इज सम प्रैक्टिकल टूल्स एंड टिप्स जहाँ पे आप AI भी यूज कर सकते हो चीजों को, काम को आसान बनाने के लिए। सो आई वाज कमिंग ऑन इश्यूर क्वालिटी। सिर्फ रेटिंग इज नॉट वन पैरामीटर। आइडेंटिफाइंग द इश्यूर, इट्स बैलेंस शीट एंड कंपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ द इश्यूर विज़ इट्स पीयर ग्रुप इज इंपॉर्टेंट, जिसमें इंडिया बॉन्ड इन्फो आपकी हेल्प करेगा। और कंपनी की बैलेंस शीट को आइडेंटिफाई समझने के लिए यू कैन ट्रैक ऑन मार्केट्स मोजो। एक और है कैपिटल लाइन करके एक वेबसाइट है, वहां पे भी आप कंपनी को कंपेयर कर सकते हो विजा विज एक्सपीरियंस। सो क्रेडिबिलिटी ऑफ द इश्यूर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी कंपनी में 10 साल के लिए निवेश कर रहे हो, आइडेंटिफाइंग द क्रेडिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। या आप इस पूरे पैरामीटर को इग्नोर कर सकते हो। कैसे? आप सिर्फ कृष्ण भीष्म पिता पांडवों वाले बॉन्ड में निवेश करें, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट द्वारा गारंटीड पब्लिक सेक्टर के बॉन्ड्स, या PSU बैंक के बॉन्ड्स में निवेश करें जहां पे द कैपिटल इज इन अ वे सिक्योर्ड गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो वहां पे आपको ये जो लेवल ऑफ रिसर्च है कि इश्यूअर, लिक्विडिटी, ये कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको बताया था बॉन्ड बाजार में 80% मार्केट शेयर इज ऑफ गवर्नमेंट। 80% मार्केट शेयर ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लिक्विडिटी इज सुपर। बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है वहां पे। तो वहां पे आपको लिक्विडिटी का टेंशन नहीं है कि आपने बॉन्ड अगर 10 साल का ले लिया और आपको 1 साल के बाद उस बॉन्ड को बेचना है, आप बेच सकते हो। प्राइसिंग विल बी फ्लक्चुएटिंग बेस्ड ऑन द मार्केट सिनेरियो, बट आप उसको बेच पाओगे, लिक्विडिटी है। इश्यूर क्वालिटी पे आपको कोई कंसर्न नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली ऑल ऑफ दिस are by the government of India. So that's why this is an easier route for retail investors who are willing to invest less than 4, 5, 6 crores into bond. अगर आप 5-6 करोड़ से ज्यादा बॉन्ड मार्केट में निवेश करना चाहते हो,
देन यू शुड एक्सप्लोर दिस लिक्विडिटी इश्योर क्वालिटी, क्योंकि फिर आपके लिए लैडरिंग का भी मतलब बनेगा। नहीं तो 10-10 हजार के 10 बॉन्ड लेने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन 20-25 लाख या 50-50 लाख के 10 बॉन्ड लेना हो तो you can ladder it. That means the capital requirement should be like more than 5 crores and above. I hope I'm giving you the correct perspective. This is not an advice. This is my personal biased opinion. You have to evaluate it with the help of your financial advisor. Coming back, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम आते हैं बॉन्ड के इंस्ट्रूमेंट्स को समझने के लिए कि बॉन्ड में किस किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब तक मैंने आपको बताया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एसडीएल, टी बिल, ये सारे उस कैटेगरी में आते हैं जो 100% सेफ है, इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनमें आप कैसे निवेश कर सकते हो? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट की वेबसाइट पर जाकर के आप वहां से इनमें निवेश कर सकते हो। क्या प्लेटफॉर्म एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट है? नहीं, प्लेटफॉर्म इज नॉट स्टेट ऑफ द आर्ट, लेकिन क्या लिक्विडिटी है? हाँ है। क्या आप कभी भी खरीद बेच सकते हो? हाँ, खरीद बेच सकते हो, बट यू नीड स्टिल एन एडवाइजर बाई ट्राइंग टू लैडर योर अप्रोच इनटू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पीएसयू बॉन्ड्स। उसके अलावा सेकेंड कैटेगरी क्या आएंगी? ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हुडको, आईआरएफसी, पीएफसी, एनएचपी, आरईसी, ये बॉन्ड मार्केट के सबसे बड़े इश्यूअर्स में से हैं, जिनके बॉन्ड्स आमतौर पर आपको बाजार में मिल जाएंगे सेकेंडरी मार्केट ट्रेडर के पास। सेकेंडरी मार्केट ट्रेडर्स की भी लिस्ट बाजार में उपलब्ध है। कुछ नाम मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ सेकेंडरी मार्केट ट्रेलर डीलर्स या प्राइमरी डीलर्स के केस में। अगेन, प्राइम डेटाबेस इज वन, सो यू कैन सर्च ओवर हियर, search the prime base and identify the top 10 bond secondary market dealers in India. मैंने ये सर्च पहले कर रखा था। आई कैन शेयर द रिजल्ट। एके कैपिटल, टिप्सन, ट्रस्ट कैपिटल, एससीसी प्राइमरी डीलर, आईडीबीआई, these are the these are the top 10 bond डीलर्स इन इंडिया। बॉन्ड डीलर्स इन इंडिया। जब आप इक्विटी लेते हो तो आप इक्विटी शेयर अपने ब्रोकर से ले रहे हो। ब्रोकर कुड बी कोटक बैंक, ब्रोकर कुड बी एक्सिस बैंक, ब्रोकर कुड बी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। इसी तरह का बॉन्ड मार्केट में भी ब्रोकर्स, जिनको हम डीलर्स कहते हैं। डीलर्स कौन हो सकते हैं? डीलर्स आर एसटीसीआई प्राइमरी डीलर, डीलर कुड बी ICICI Securities, dealer could be say Tipsons, dealer could be Trust, dealer could be AK Capital. So ये बॉन्ड मार्केट के डीलर्स है। नेसेसरीली बॉन्ड मार्केट के डीलर्स इक्विटी मार्केट के डीलर्स से अलग हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। एंड इट कीप्स ऑन। जरूरी नहीं कि जो डीलर 10 साल पहले सबसे बड़ा था आज भी वो सबसे बड़ा हो। हेयर एआई कैन हेल्प यू। डीलर जानना क्यों जरूरी है? डीलर के बारे में जानना क्यों जरूरी है? इक्विटी में शेयर का प्राइस हर दिन एक्सचेंज पर पब्लिश्ड है। तो आपको अगर एचडीएफसी बैंक का शेयर लेना है तो आप किसी भी डीलर से लोगे तो सेम प्राइस मिलेगा। बॉन्ड में द प्राइस इज नॉट वेरी ट्रांसपेरेंटली पब्लिश्ड एंड दैट इज वेयर द प्राइसिंग डिफरेंस कैन हैपन। तो आप बड़े डीलर से डील करोगे तो वो आपको पास से रिलेटिवली बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस पे सिक्योरिटी ऑफर कर सकता है। बॉन्ड मार्केट में प्राइस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, सो आइडेंटिफाइंग द डीलर, द टॉप डीलर फॉर योर बॉन्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट यू कैन स्किप ऑल ऑफ दिस। पहले मैंने आपको बताया कंपनी एनालिसिस को आप स्किप कर सकते हो। कैसे? बाय चूजिंग टू गो टू पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप ये डीलर वाले मैकेनिज्म को भी स्किप कर सकते हो। कैसे? इंस्टेड ऑफ बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम आरबीआई प्लेटफॉर्म और फ्रॉम अ प्राइमरी डीलर और फ्रॉम अ सेकेंडरी डीलर, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाले म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हो। ऐसे कोई म्यूचुअल फंड्स होते हैं? हाँ, दिस इज स्पेसिफिक कैटेगरी, बैंकिंग एंड पीएसयू डेट म्यूचुअल फंड्स, जो सिर्फ बैंक के, पीएसयू कंपनीज के और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बॉन्ड्स में ही निवेश करते हैं। आपको क्या फायदा? आपको सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा बॉन्ड लो। दूसरा, पोर्टफोलियो एक एफिशिएंट फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज्ड है, बिकॉज इट इज अ पूल ऑफ इन्वेस्टर, जहाँ पे फंड मैनेजर हम लोगों से हजार हजार, 10-10 हजार, लाख रुपए लेकर के 1000 करोड़ रुपए एक साथ निवेश कर रहा है। सो ये उस होलसेल मंडी में जाकर के हमसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस पर वही सेम बॉन्ड
खरीद सकता है। मैं मंडी में जाऊंगा अगर, तो मंडी में 5 किलो आलू मुझे शायद 40 रुपए किलो पे ही मिलेंगे। लेकिन जब मैंने इसको आउटसोर्स कर दिया, पूरी सोसाइटी के लिए आलू एक म्यूचुअल फंड वाला लेकर के आ रहा है, तो वही आलू सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी 40 रुपए किलो की जगह पे शायद 38 रुपए किलो या 35 रुपए किलो में मिलेगा। सो दैट इज द पावर ऑफ म्यूचुअल फंड वेयर बल्क इन्वेस्टर्स कैन नेगोशिएट बेटर ऑन प्राइसिंग फॉर द सेम क्वांटिटी फॉर द सेम क्वालिटी, राइट। सो ये एक दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बड़ा बेनिफिट म्यूचुअल फंड्स या बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड के थ्रू आपको क्या हो सकता है। एक बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पे लिक्विडिटी इज अनलिमिटेड। आपने अगर एक बॉन्ड लिया, अमूमन एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10 लाख रुपए के आसपास आती है, एक बॉन्ड 10 लाख रुपए का आता है। तो अगर आपको 50 लाख रुपए निवेश करना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड ले पाओगे या 5 बॉन्ड ले पाओगे। ऐसा बाजार जिसमें ट्रेडिंग एक साथ 1000 बॉन्ड्स की 2000 बॉन्ड्स की होती है, वहां पे आपके 5 बॉन्ड खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। सो हेयर म्यूचुअल फंड अगेन कम्स टू योर हेल्प। चाहे आपको 1000 रुपए इन्वेस्ट करना हो, चाहे आपको 1 करोड़ करना हो, और आपको वो पैसे चाहे एक दिन के बाद निकालने हो या 5 साल के बाद निकालने हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड्स में there's no exit float. You can take out your redeem your money from banking and PSU debt fund आफ्टर 1 डे, आफ्टर 1 डे। और आपको एक दिन का ब्याज भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एनएवी बेस्ड है। एनएवी में इंटरेस्ट इज अकाउंटेड फॉर एवरी डे, एवरी डे इंटरेस्ट अकाउंट फॉर की जाती है। तीसरा तीसरा म्यूचुअल फंड्स का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, विच इज म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करने में, आफ्टर द लेटेस्ट इनकम टैक्स रेगुलेशंस के बाद में, अब आप किसी बॉन्ड में डायरेक्टली निवेश करो या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू निवेश करो, इंडेक्सेशन का बेनिफिट खत्म हो गया है। बट देयर इज स्टिल वन बिग गैप जो आप लोगों को समझना जरूरी है। साधारण तौर पर अगर आप बॉन्ड लेते हो 10 साल का, 1 करोड़ रुपए का, 10% का, तो 10 लाख रुपए हर साल आपके खाते में आएंगे, चाहे आपको चाहिए हो या नहीं चाहिए हो। अब 10 लाख रुपए जब आपके खाते में आए, तो वो आपकी इनकम में जुड़ेंगे, आपको उसके ऊपर 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। दूसरी तरफ वही 1 करोड़ रुपए आपने बॉन्ड की जगह पे बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड में अगर डाला, तो 10 लाख रुपए आपके खाते पे नहीं आएंगे, म्यूचुअल फंड की एनएवी में हर साल जुड़ते रहेंगे, म्यूचुअल फंड की एनएवी में हर साल जुड़ते रहेंगे। यहाँ पे क्योंकि इंटरेस्ट आपको मिल गया, तो इट बिकम्स टैक्सेबल। म्यूचुअल फंड की केस में वो इंटरेस्ट आपको नहीं मिला, इसलिए इट इज नॉट टैक्सेबल। सो प्रैक्टिकली 10 लाख रुपए के ऊपर में 30% के हिसाब से 3 लाख रुपए जो आप हर साल टैक्स पे कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में वो 3 लाख रुपए आपका री इन्वेस्ट हो रहा है। और उस 3 लाख रुपए की पहली री इन्वेस्टमेंट पे अगले 10 साल के लिए यू आर अर्निंग एडिशनल कंपाउंडेड इंटरेस्ट एवरी ईयर। यू विल पे टैक्स बट ऑन मेच्योरिटी। तब तक के लिए इफ यू स्टे इन्वेस्टेड, द कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मेक्स अराउंड 1 to 2% एक्चुअल डिफरेंस। एक और चीज, इसमें आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी इसे अप्लाई कर सकते हो। सपोज आप अभी 55, 57, 58 के हो, आपको रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसों की जरूरत है, अभी आप ऑलरेडी 30% टैक्स ब्रैकेट में हो। तो अभी इस ब्रैकेट में आप रिटायर होने के पहले वाली स्टेज में हो, यूर इनटू 30% टैक्स ब्रैकेट। और आपको पता है रिटायर होने के बाद आप 30% ब्रैकेट में नहीं रहोगे, शायद आप 25 में आ जाओगे या 20 में आ जाओगे। इस सिनेरियो में 50 से 55 उम्र वाले लोगों के लिए एफडी में निवेश करने की जगह पे डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि निवेश आप तब कर रहे हो जब आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हो, लेकिन विड्रॉ आप तब करोगे जब आप लोअर टैक्स ब्रैकेट में आ जाओगे। तो उस टाइम जब आप विड्रॉ करोगे, इफ यू आर इन टू द 0% ब्रैकेट, यू कैन actually withdraw your entire money from debt mutual fund at 6, 7, 8% and pay zero tax. This is practically possible, but again, this is not a very generic advice which everybody should accept right away on face of it. You need to consider this in a very efficient planning. You need to consider your income tax practitioner and your financial advisor to implement this. Practically speaking, we do this every day for all of our investors, because we deal primarily with retiring people from government services who are not into the hand to mouth category, who have a regular income,
already come in either from pension or from annuity or from rent. So this makes a hell lot of difference by earning a steady 6-7% interest, keeping your capital absolutely safe in government securities, and reducing the tax from 30% or 31% or 35 or even 41% to 0%. Because money saved is money earned. इस category में, if you're not paying taxes, that itself means you're earning 30% extra every year. So that's one key important ingredient with differentiating still today between fixed income options and debt mutual funds, right? Going forward, structured nuances beyond. So अभी हम बात करेंगे specifically about Basel 3 Tier 1 bond. मीडिया पर हो, आपने में बहुत हो हल्ला सुना है। एचडीएफसी बैंक के एम्प्लॉय ने कि को यस बैंक का परपेचुअल 81 बॉन्ड सुपर एफडी के नाम पे, सुपर एफडी के नाम पे, ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं 81 बॉन्ड्स, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स, जहां पे इश्यूअर के पास राइट होता है। इसको हम क्वासी इक्विटी बोलते हैं। क्वासी इक्विटी मतलब कि ये इक्विटी नहीं है लेकिन इक्विटी के जैसा माना जाता है। अगर कोई कंपनी दिवालिया होती है, अगर कोई कंपनी बैड डेट में रिस्ट्रक्चरिंग में चली जाती है, तो सबसे पहले उसके इनकम टैक्स की होती है, उसके बाद उसके बॉन्ड होल्डर्स की पेमेंट होती है, उसके बाद अगर पैसा बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो 81 बॉन्ड्स को इक्विटी वाली कैटेगरी में ट्रीट किया जाता है। सो हम बात कर रहे हैं कि ब्लैक स्वॉन इवेंट की अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपके बॉन्ड्स को सबसे नीचे ट्रीट किया जाएगा। तो यस बैंक में इन लोगों ने उन 81 बॉन्ड्स में निवेश किया, उस समय बाजार में एफडी 7-8 8.5% पे उपलब्ध थे। यस बैंक के ये बॉन्ड्स उस समय 9-9.5% पे बिक रहे थे। तो लोग, जाहिर सी बात है, आपके सामने भी एडवर्टाइजमेंट आता है 9% पे फिक्स्ड रिटर्न ले लो, 10% पे फिक्स्ड रिटर्न ले लो। यू वुड बी इन्फ्लुएंस, आप जानना चाहोगे कि भाई 10% आज ये 6% मुश्किल से मिल रहा है, उस पर भी मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, 10% का ऑप्शन मैं क्यों छोड़ दूं? में ये एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। इफ यू आर गेटिंग एन इंटरेस्ट रेट which is over and above the FD rate, it is a red flag. It is definitely a red flag. It is definitely a red flag. मंडी में सब लोग आलू बेच रहे हैं, सब लोग 40 रुपए किलो बेच रहे हैं, एक बंदा उसी मंडी में आलू 40 की जगह पे 35 रुपए किलो बेच रहा है, इमीडिएटली रेड फ्लैग कि वो सस्ता क्यों बेच रहा है। जाहिर सी बात है, हम जब बाजार में शॉपिंग करने जाते हैं तो ये चीज समझते हैं, लेकिन जब हम निवेश करने जाते हैं तो हम ये चीज को दरकिनार कर देते हैं। दिस इज अ टिपिकल एरर ऑफ पर्सनल फाइनेंस बिहेवियरल बायसनेस। हम कोरिलेट नहीं कर पाते चीजों को। अब दूसरी चीज बात है कि क्या एवरीवन बॉन्ड्स में आप निवेश कर सकते हो, निवेश करना चाहिए। प्राइवेट कैटेगरी, स्ट्रिक्ट नो नो। दिस इज माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, माई बायस्ड अंडरस्टैंडिंग। अगर आप मुझे कहोगे राहुल तुम किसी प्राइवेट कंपनी के 81 बॉन्ड में निवेश करोगे, नहीं करूंगा। लेकिन क्या बैंक ऑफ इंडिया के 81 बॉन्ड निवेश करोगे? मैं बोलूंगा हाँ मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक साधारण बॉन्ड जिसकी एक डिफाइंड मैच्योरिटी है मुझे 8% पे या 7% पे मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का साधारण बॉन्ड मुझे 7% पे मिलेगा। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 81 बॉन्ड्स मुझे 7 की जगह पे 8% पे मिलेगा। अब मैं समझ रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सरकारी उपक्रम है जिसमें सरकार की 15% से ज्यादा की होल्डिंग है। प्रैक्टिकली क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 81 बॉन्ड्स में 1% हायर इंटरेस्ट के बाद क्या डिफॉल्ट कर सकती है? कर सकती है। क्या आज तक भारत में किसी सरकारी कंपनी ने डिफॉल्ट किया? क्या कोविड के दौरान किया? नहीं। क्या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान किया? नहीं। क्या इस सिनेरियो में अभी कोई सरकारी कंपनी बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट देने से मना कर रही है? नहीं। सो दिस इज अ कैलकुलेटेड कॉल विच आई एम टेकिंग कि मैं अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए थोड़ा सा पैसा पब्लिक सेक्टर कंपनी के या पब्लिक सेक्टर बैंक्स के 81 बॉन्ड्स में निवेश कर सकता हूँ। अगेन दिस इज अ टैक्टिकल कॉल विच आई एम टेकिंग ऑन माई मनी फॉर अ वेरी स्पेसिफिक case. This has to be judged very clearly based on your risk appetite,
and your financial advisor is more capable to guide you on this. Don't consider this as an advice. Do not consider this as an advice. So you have to consider this very cautiously. But क्या आप कर सकते हो with a cautious call? Yes. So these are some of the red flags. अगर किसी बॉन्ड में यील्ड बहुत ज्यादा मिल रही है, इट्स अ रेड फ्लैग. अगर आपने उस इश्यूअर का नाम नहीं सुना, आप वो आईएसआईएन को अगर इंडिया बॉन्ड इन्फो पे ट्रैक कर रहे हो, नहीं आ रहा, इट्स अ रेड फ्लैग. प्लेटफॉर्म से आप किसी परचेस करना चाह रहे हो और उस प्लेटफॉर्म का नाम सेबी के ओबीपीपी वाले प्लेटफॉर्म इसमें नहीं है, इट्स अ क्लासिक फ्रॉड. गारंटीड रिटर्न क्लेम करने वाले बॉन्ड्स नहीं है, इट्स समथिंग एल्स, इट्स एन इंश्योरेंस और इट्स समथिंग. इट cannot give you a guaranteed return claim over and above the market rate. परपेचुअल या 81 बॉन्ड पे लिखा हुआ है, यू हैव टू बी कॉशियस. इमीडिएटली इश्यूअर कौन है पूछिए, इश्यूअर की क्रेडिबिलिटी क्या है पूछिए. कॉम्प्लेक्स कूपन स्ट्रक्चर है कि स्टेप अप स्ट्रक्चर है, 5 साल तक 10% मिलेगा, 5 साल के बाद 2% एक्स्ट्रा हो जाएगा. मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स में ऐसा बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है. इट्स अ क्लियर, इट्स अ क्लियर क्लियर रेड फ्लैग. हर बॉन्ड में मिनिमम 2 रेटिंग होनी चाहिए. रेटिंग नहीं मिल रही है, रेटिंग एजेंसीज का नाम यहाँ पे जो मैंने 5 रेटिंग एजेंसीज के नाम बताए, तो उसके बियॉन्ड कुछ आ रहा है, इट्स अ क्लियर रेड फ्लैग. प्रेशर किया जा रहा है आपको इमीडिएटली कि सर बॉन्ड कल क्लोज होने वाला है, आज खरीद लीजिए, इट्स अ क्लियर रेड फ्लैग. बॉन्ड मार्केट में अगर कल क्लोज हो जाएगा तो परसों वो बॉन्ड आपको सेकेंडरी मार्केट में उपलब्ध होगा. देयर इज नेवर अ हरी इनटू बाइंग बॉन्ड्स, देयर इज नेवर अ हरी इनटू बाइंग बॉन्ड्स. अभी इशू ओपन हुआ है, 15 दिन इशू खुला रहेगा, 15 दिन के बाद वही बॉन्ड आपको सेकेंडरी मार्केट में उपलब्ध होगा. इक्विटी के जैसे नहीं है कि आईपीओ खुला तो हमेशा प्रीमियम पे खुलेगा, आईपीओ खुला तो डिस्काउंट पे खुलेगा. बॉन्ड मार्केट में इतनी जल्दी इतनी वोलेटिलिटी नहीं होती, बिकॉज बॉन्ड मार्केट इज डिपेंडेंट ऑन इंटरेस्ट रेट, ऑन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स. मैक्रो इकोनॉमिक्सली फैक्टर्स सडनली ओवरनाइट चेंज नहीं होते. So this is these are some of the some cheat sheets for you, which common mistake investors do in terms of buying bonds. We are leaving this cheat sheet with you for your further understanding, for your further analysis. I hope we tried to explain you about bonds in a very simpler fashion today, and we will stick to our time. It's almost 11:15. We are 5 minutes above our stipulated time. We discussed about bonds. We discussed about coupon rate. We discussed about how yield and price differentiation matters. We discuss about modified duration क्या होता है, लंबी अवधि का बॉन्ड खरीदने में, छोटी अवधि के बॉन्ड खरीदने में क्या फायदा नुकसान हो सकता है. हमने डिस्कस किया कि कैसे आप प्राइवेट सेक्टर के बॉन्ड्स को कंप्लीटली इग्नोर करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डायरेक्टली आरबीआई डायरेक्ट के प्लेटफॉर्म से निवेश कर सकते हो. हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर आपको ये नहीं चूज करना कि आरबीआई डायरेक्ट के प्लेटफॉर्म से जाकर के, क्योंकि मेरा अमाउंट छोटा है, मुझे सिर्फ 10,000 रुपए निवेश करना है, आरबीआई 10 लाख का बॉन्ड मिलता है, तो मैं वहां नहीं जाना चाहता, तो आप ये पूरे मैकेनिज्म को इग्नोर करके इश्यूअर के बारे में, मार्केट्स मोजो या एनएससी पे एनालिसिस के बारे में, या एनएसडीएल के ऊपर या इंडिया बॉन्ड इन्फो पे एनालिसिस करनी, इस पूरी चीज को आप साइड में रख करके सीधे सीधे बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड में निवेश कर सकते हो. दिस अ सिंपलर ऑप्शन फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स जिनका अमाउंट छोटा है. छोटा मतलब 5 करोड़ से नीचे का अमाउंट को हम छोटा मानते हैं बॉन्ड मार्केट में. बॉन्ड मार्केट में इफ योर अमाउंट इज लेस देन 5-6 crores, you should go ahead with a structured product like a mutual fund which is transparent. Then we discuss about the tax advantage in mutual fund available even today vis-a-vis a fixed deposit. Fixed deposit में your income is taxed on accrual basis, तो भले ही साल में आपको इनकम मिले या ना मिले, आपको उसके ऊपर accrual basis पे टैक्स पे करना पड़ेगा. म्यूचुअल फंड में यह है बेनिफिट, बिकॉज जब तक आप उसे बेचोगे नहीं तब तक वो नॉन टैक्सेबल है. बेचते भी हो तो टैक्स इज ओनली ऑन द प्रोपोर्शनेट अमाउंट विच यू सेल. सो यहाँ पे आप टैक्स का एडवांटेज उठा सकते हो अगर आप 1 साल से ज्यादा की अवधि के लिए बॉन्ड्स में निवेश करना चाहते हो. वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट सम ऑफ द रेड फ्लैग्स. कोई हड़बड़ी कर रहा है बॉन्ड में आपको डील क्लोज करने के लिए, इट्स अ रेड फ्लैग. प्लेटफॉर्म का नाम ओबीपी पे नहीं है, इट्स अ रेड फ्लैग. बॉन्ड की इंफॉर्मेशन इंडिया बॉन्ड इन्फो पे नहीं मिल रही है, इट्स अ रेड फ्लैग. बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट मार्केट से ज्यादा है, इट्स अ रेड फ्लैग. इश्यूअर का नाम नहीं मिल रहा, it's a red flag. So these are some of the common pitfalls, common mistakes which investors do with
Born Investing. I hope we did justice to you. We come to an end with this. To get access to the recording of this, which will be available in some time on our YouTube channel. And हर बार की तरह इस 40 मिनट के सेशन का एक छोटा सा पॉडकास्ट भी फ्राइडे को रिलीज करेंगे, वेयर इस 40 मिनट के डिस्कशन को 15-20 मिनट्स में कंसाइज करके एक कन्वर्सेशनल फॉर्मेट में हमारे यूट्यूब चैनल पे हम रिलीज करेंगे. With this, we come to an end. Next week, we're going to talk about child planning, building your child's future. आपके चाइल्ड की प्लानिंग में कौन कौन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए. एनपीएस वात्सल्य क्या है, अगर आपको नहीं पता कैसे आप उसको यूज कर सकते हो. सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, नहीं पता कैसे उसको यूज कर सकते हो, कैसे उसमें आप टैक्स बचा सकते हो. विल डिस्कस कंप्लीट सेट ऑफ child planning and child planning related instruments next Saturday 9th May 11:30 a.m. तब तक के लिए थैंक यू. इफ यू हैव एनी